लाखों साल पहले इंसान धरती पर मौजूद था, लेकिन भाषा अभी जन्मी नहीं थी। आदि मानव जंगलों में रहते थे। वे बोलते नहीं थे। वे संकेतों, आवाजों और डर की चीखों से एक दूसरे को समझाते थे। फिर समय के साथ इंसान का शरीर बदला, गला बदला, दिमाग बदला और इन्हीं बदलावों से आवाजें शब्दों में बदली और पहली भाषा बनी। लेकिन आज दुनिया में 7,000 से ज्यादा भाषाएं हैं। तो सवाल उठता है, अगर शुरुआत में भाषा एक थी तो वह आज हजारों में कैसे बंट गई? इन सभी सवालों का जवाब के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। भाषा की कहानी की शुरुआत होती है आज से 40 लाख साल पहले, पूर्वी अफ्रीका के घने जंगलों में। यहाँ हमारे पूर्वज जी रहे थे। वे हम जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन वे हमारी तरह 2 पैरों पर चलने लगे थे। उनके पास सब कुछ था, ताकत थी, परिवार था और जंगल की समझ थी। लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, वह शब्द था। बोलने की शक्ति नहीं थी। क्यों? क्या उनका दिमाग कमजोर था? नहीं, कमी दिमाग में नहीं, कमी उनके गले में थी। विज्ञान बताता है कि उस समय इंसान का कंठ, वॉइस बॉक्स, गले में बहुत ऊपर होता था। इसी वॉइस बॉक्स की वजह से हम मानव बोल सकते हैं, क्योंकि आज वह गले के नीचे है और बाकी जीव में ऊपर होते हैं, बिल्कुल आज के चिंपांजी जैसा। कुदरत ने उन्हें यह डिजाइन एक खास फायदे के लिए दिया था। वे नदी में मुंह डालकर एक ही समय में पानी पी सकते थे और सांस ले सकते थे। आज हम आधुनिक इंसान ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम कोशिश करेंगे तो पानी फेफड़ों में चला जाएगा। यह जंगल में जिंदा रहने के लिए एक बेहतरीन सुविधा थी, तो यह एक वरदान था। यही वरदान उनका सबसे बड़ा श्राप बन गया। कंठ ऊपर होने की वजह से उनकी जीभ को घूमने की जगह ही नहीं मिलती थी। उनका गला एक लॉक लगा हुआ पिंजरा था। वे चाहकर भी आज जैसे पू या खाना पीना को साफ अक्षर नहीं बोल सकते थे। वे सिर्फ जानवरों की तरह चीख सकते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि मौसम ने धोखा नहीं दिया। अचानक अफ्रीका की जलवायु बदली। घने जंगल सूखने लगे और उनकी जगह ले ली मीलों दूर तक फैली 6 फीट ऊंची घास ने। यही वो पल था जब उनकी खामोशी उनकी मौत बन गई। पेड़ों पर तो वे इशारों से बात कर लेते थे, लेकिन इस ऊंची घास में इशारे दिखाई देना बंद हो गए। जरा सोचिए, एक आदिमानव घास के बीच खड़े हैं। 10 कदम दूर एक शेर उसी घास के मैदान में खड़ी दूसरी आदिमानव की तरफ बढ़ रहा है, और पहले आदिमानव उसे बताना चाहते हैं कि बाघ तुम्हारे तरफ आ रहा है, लेकिन पहली आदिमानव के गला उसे बोलने नहीं देता। वह सिर्फ चिल्लाते हैं और वो चिल्लाना उसे बचा नहीं पाता। उस ऊंची घास के मैदान में हमारे पूर्वजों को एक कड़वा सच समझ आ गया था कि अगर जिंदा रहना है तो इस अगले के पिंजरे को तोड़ना होगा। उन्हें अब पानी पीने की सुविधा नहीं, उन्हें आवाज चाहिए थी, शब्द और भाषा चाहिए था, जिससे वह अपने तकलीफ को दूसरे के साथ साझा कर सके। लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं होने वाला था। नेचर उन्हें बोलने की शक्ति देने से पहले उनके हाथ में एक ऐसा हथियार देने वाली थी जो अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देगा। वह हथियार क्या था और उसने कैसे इंसान को पहली बार गुनगुनाना सिखाया? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, जब इंसान ने पहली बार सिर्फ आवाज नहीं बल्कि सेंटेंस बोला, तो वह पहला सेंटेंस क्या था? तो वह हथियार क्या था जिसने इंसान को बोलने की शक्ति देने वाला था? वह कोई पत्थर का भाला नहीं था और न ही कोई नुकीला हथियार। वह थी आग। आज से करीब 18 लाख साल पहले एक नई प्रजाति का उदय हुआ। होमो इरेक्टस ये पहले लोग थे जिन्होंने उस लाल दानव यानी आग को काबू करना सीख लिया था। लेकिन आग ने भाषा को कैसे जन्म दिया? यहां विज्ञान एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। आग से पहले इंसान कच्चा मांस और कंद मूल खाता था। उसे चबाने और पचाने में ही दिन के 6 घंटे निकल जाते थे। पका हुआ खाना ज्यादा नरम था, ज्यादा जल्दी पचता था। वैज्ञानिक गणनाओं के मुताबिक पके खाने से इंसान को 30 से 40% ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। अब यह ऊर्जा पेट में नहीं रुकती थी, वह सीधे दिमाग तक पहुंचने लगी। और यही वजह है कि पहले इंसानों का दिमाग लगभग 400 से 500 सीसी का था और बाद में यह बढ़कर 1200 से 1400 सीसी तक पहुंच गया, यानी दिमाग का आकार लगभग 3 गुना बढ़ गया। अब वे सिर्फ पेट के बारे में नहीं बल्कि दुनिया के बारे में सोच सकते थे। लेकिन आग ने सिर्फ दिमाग नहीं बढ़ाया,
उसने हमें वक्त दिया। जरा उस दौर की रात के बारे में सोचिए। आग से पहले सूरज डूबते ही इंसान डर कर पेड़ों पर छिप जाता था। अंधेरे में बोलना मना था, क्योंकि आवाज सुनकर जानवर हमला कर सकते थे। रात मतलब सन्नाटा, लेकिन आग ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। अब वे जमीन पर सुरक्षित थे। आग की लपटों ने शेरों को दूर रखा और इसी आग के चारों तरफ दुनिया का पहला सोशल क्लब बना। जब 10 से 12 लोग आग के घेरे में बैठे, एक दूसरे का चेहरा चमकती रोशनी में देखा, तो वहां एक अजीब सी बेचैनी नहीं बल्कि सुकून था। दिन में वे शिकार के लिए छोटे छोटे इशारे करते थे, मारो, भागो। लेकिन रात में उन्हें शिकार नहीं करना था। रात में उन्हें जुड़ना था। वैज्ञानिक मानते हैं कि भाषा की शुरुआत शब्दों से नहीं, संगीत से हुई। शायद किसी ने डर भगाने के लिए एक लय में आवाज निकाली होगी, हम, ओ, और फिर दूसरों ने उसका साथ दिया होगा। यह गुनगुनाना ही इंसान की पहली भाषा थी, बिना शब्दों का गीत, जिससे वे बता रहे थे, हम साथ हैं, हम सुरक्षित हैं। आग ने इंसान को समाज बना दिया था। दिमाग बड़ा हो चुका था, भावनाएं उफान पर थीं और समाज बन चुका था। लेकिन कहानी में अभी भी एक बहुत बड़ी रुकावट थी। उनका दिमाग तो तैयार था, लेकिन उनका शरीर अभी भी उन्हें धोखा दे रहा था। वे गुनगुना तो सकते थे, लेकिन साफ बोल नहीं सकते थे। प्रकृति को अब एक आखिरी और सबसे जानलेवा कदम उठाना था। उसे हमारे गले के अंदर एक ऐसी सर्जरी करनी थी जिसने हमें बोलने की ताकत तो दी, लेकिन साथ ही हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। आखिर क्या था वह कुदरत का जुआ जिसने हमें जानवर से इंसान बना दिया? समय पीछे जाता है, लगभग 3 लाख साल पहले। अफ्रीका से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के ठंडे जंगलों में एक अलग संघर्ष शुरू हो चुका है। यहाँ एक कबीला रहता है, टकला समूह। करीब 30 से 40 सदस्यों का यह कबीला शिकार और आग के सहारे जिंदा था। ये होमो हाइडेलबर्गेंसिस थे, न पूरी तरह बंदर, न पूरी तरह हम। इनका शरीर लोहे जैसा मजबूत था। उस रात टकला समूह एक बड़े शिकार के बाद आग के चारों तरफ बैठा था। मांस भुनने की खुशबू हवा में थी। सब खुश थे, पेट भरने वाला था। लेकिन तभी खुशी मातम में बदल गई। समूह का सबसे ताकतवर शिकारी लपेटू लाल मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकलता है। अचानक वह अपनी गर्दन पकड़ लेता है। उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं। वह हवा के लिए तड़प रहा है। टकला समूह के लोग उसे हिलाते हैं, उसकी पीठ ठोकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। चंद पलों में लपेटू लाल का शरीर ठंडा पड़ जाता है। लपेटू लाल की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये मानव इतिहास के सबसे बड़े शारीरिक बदलाव का सबूत थी। लपेटू लाल के गले के अंदर कुछ ऐसा बदल चुका था जो बाकी जानवरों में नहीं था। उसका कंठ, वॉइस बॉक्स गले में नीचे खिसक चुका था। कुदरत ने ऐसा इसलिए किया था ताकि गले में एक खाली जगह बने जहां आवाज गूंज सके। लेकिन इस बदलाव ने एक भयानक कीमत वसूल ली थी। अब सांस की नली और खाने की नली एक ही रास्ते से गुजरती थी। शेर या कुत्ता खाते समय सांस ले सकते हैं, लेकिन काबा नहीं। प्रकृति ने इंसान को आवाज देने के लिए उसकी सुरक्षा छीन ली थी। लपेटू लाल की मौत हमारी बोलने की शक्ति के लिए चुकाई गई कीमत थी। लपेटू लाल चला गया, लेकिन टकला समूह बच गया। और उसी समूह में एक अनुभवी शिकारी था। लुगंड के पास अब वही नया गला था। अगली सुबह जब लुगंडा शिकार पर निकला तो उसने महसूस किया कि वह बदल चुका है। पहले वह सिर्फ चिल्लाता था, लेकिन अब उसकी जीभ उसके मुंह के अंदर नाच सकती थी। उसके गले में मौजूद एक छोटी सी हड्डी, हायोइड बोन, उसे अलग अलग आवाजें निकालने की ताकत दे रही थी। वह अपने साथियों को अपने प्रिमिटिव लैंग्वेज में साफ आदेश दे पा रहा था, रुको, मारो, यहां आओ। यह एक चमत्कार था। जानवरों की तरह हुंकार भरने के बजाय अब वे छोटे शब्द बोल रहे थे। इस नई शक्ति ने जोरा समूह को जंगल का राजा बना दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। लुगंडा के पास गला, हार्डवेयर तो आ गया था, लेकिन दिमाग, सॉफ्टवेयर अब भी पुराना था। उस शाम आरुक ने नदी के पार देखा। आसमान काला हो रहा था। एक बड़ा तूफान आने वाला था। वह अपने समूह को चेतावनी देना चाहता था, कल बहुत बारिश होगी, हमें गुफा छोड़कर ऊंचे पहाड़ पर जाना चाहिए। वह मुड़ा, उसने मुंह खोला, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। वह सिर्फ इतना बोल पाया, प्रिमिटिव लैंग्वेज में पानी, पानी। उसकी भाषा में कल, शायद या योजना जैसे शब्द ही नहीं थे। समूह को लगा
उसे प्यास लगी है। वे उसकी चेतावनी समझ नहीं पाए। लुगंडा के पास आवाज थी, लेकिन बात पूरी नहीं थी। वे समूह में होकर भी अकेले थे। कुदरत ने उन्हें बंदूक दे दी थी, लेकिन गोलियां अभी भी मौजूद नहीं थीं। वो गोलियां, वो शब्द, वो व्याकरण उन्हें कब और कैसे मिले? इसके लिए उनके खून में एक धमाका होना बाकी था। एक ऐसा धमाका जो 70,000 साल बाद होने वाला था। अब यह तय करने की घड़ी थी कि कौन सा रास्ता इस कबीले को आगे ले जाएगा। लगभग 70,000 साल पहले इस समूह की किस्मत अब दो अलग अलग तरह की सोच के हाथ में थी, और सवाल यह था, क्या उनमें से कोई आने वाले कल को इंसानों की तरह बोल पाएगा? एक तरफ है फरमुंडा, वह पुराना इंसान है। उसके शरीर लोहे जैसे हैं। वह एक निडर शिकारी है। जब वह शेर को देखता है तो बिना पलक झपकाए उस पर कूद पड़ता है। लेकिन फरमुंडा की एक सीमा, लिमिटेशन है। वह अपनी दुनिया को सिर्फ अभी, प्रेजेंट में देख सकता है। उसके मुंह में कल या योजना जैसा कोई शब्द नहीं है। और दूसरी तरफ है इकाई। फरमुंडा जितना ताकतवर नहीं है। उसका शरीर दुबला है। शारीरिक रूप से वह फरमुंडा के सामने एक बच्चे जैसा लगता है, लेकिन ईका के दिमाग के अंदर एक ऐसी परिवर्तन हो रही थी जो फरमुंडा के पास नहीं थी। ईका के दिमाग को समझने के लिए जरा एक पल के लिए अपने खुद के दिमाग के बारे में सोचिए। हाँ, आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, गौर कीजिए। अभी आपका दिमाग एक ही वक्त में 3 भारी भरकम काम कर रहा है। पहली, आंखें मेरी वीडियो देख रही हैं। दूसरी चीज, कान मेरी आवाज और बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं। तीसरी है और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉजिक। आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि हाँ, ये बात जो देख रहे हैं वह तो सही है। आज आपके दिमाग में ये तीनों अलग अलग हिस्से हाई स्पीड इंटरनेट की तरह अरबों तारों से जुड़े हुए हैं। इन्हें विज्ञान न्यूरॉन्स कहता है। इसीलिए आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप देखते हुए सोच सकते हैं और सोचते हुए बोल सकते हैं। लेकिन उस समय फरमुंडा के दिमाग में ऐसा नहीं था। उसका दिमाग एक ऐसे बड़े घर जैसा था जिसमें कमरे तो बहुत थे। याददाश्त का कमरा, आवाज का कमरा और डर का कमरा। लेकिन इन कमरों के बीच की दीवारें मोटी थीं और दरवाजे बंद थे। उसके न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड नहीं थे। इसलिए जब फरमुंडा को भूख लगती थी तो उसका दिमाग योजना वाले कमरे तक संदेश नहीं भेज पाता था। वह सिर्फ इतना सोचता था, खाना अभी। वह जो सोचता था उसे जटिल भाषा में बोल नहीं पाता था। वह एक मेंटल पिंजरे में कैद था। लेकिन फिर प्रकृति ने अपना खेल खेला। ईका के खून में, उसके डीएनए में एक नन्ही सी गलती हुई। एक जेनेटिक म्यूटेशन जिसे आज साइंटिस्ट FOXP2 कहते हैं। उसके शरीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ईका के हाथ पैर नहीं बदले, लेकिन उसके दिमाग के अंदर ही अंदर तार जुड़ने लगे। अचानक उन बंद कमरों के बीच के दरवाजे खुलने लगे, जिसके कारण वह सोची हुई बात को अपने भाषा में प्रकट कर सकता था। और वापस कबीले में चलते हैं। प्यास से बुरा हाल है। फरमुंडा अपना भाला पटकता है। उसके दिमाग का कनेक्शन टूटा हुआ है। वह घबराहट में सिर्फ चिल्लाता है, पानी नहीं है, हम मरेंगे। जो केवल वर्तमान के डर थे, लेकिन ईका अलग था। ईका का दिमाग एक बात को दूसरी बात से जोड़ पा रहा था। जब उसने सूखी नदी देखी तो वह सिर्फ घबराया नहीं, उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरी। उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसने पक्षियों को उत्तर दिशा में उड़ते देखा था। फिर उसने उस याद को अपने दिमाग के लॉजिक से जोड़ा। पक्षी अक्सर पानी की तरफ उड़ते हैं। ईका खड़ा होता है और इतिहास में पहली बार एक इंसान अभी से आगे सोचता है। वह हाथ उठाकर कहता है, मुझे याद है, पक्षी उत्तर की ओर गए थे। अगर हम कल सूरज निकलने पर उनके पीछे चलेंगे तो हमें पानी मिल सकता है। सन्नाटा छा जाता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है? नहीं, जमीन के नीचे दबे सबूत यही गवाही देते हैं। ठीक इसी समय 70,000 साल पहले हमें खुदाई में अचानक जटिल औजार, कॉम्प्लेक्स टूल्स मिलने लगते हैं। इंसान ने हड्डियों से सुइयां बनाई, पत्थरों पर नक्काशी की। क्यों? क्योंकि जो दिमाग जटिल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकता है, वही दिमाग जटिल हथियार बनाने की योजना भी बना सकता है। भाषा ने उन्हें एक सुपर पावर दी थी। सहयोग फरमुंडा अकेले लड़ता था, लेकिन ईका की भाषा ने 40 लोगों को एक परिवार बना दिया। अब वे एक दूसरे से वादा कर सकते थे। वे अपनी योजनाएं साझा कर सकते थे। ईका की उस नई भाषा के साथ
इंसान ने अफ्रीका के सूखे को हरा दिया। अब वे रुकने वाले नहीं थे। अब सवाल यह है, जब ईका के समय एक ही भाषा बोली जाती थी, तो फिर आज इंग्लिश, रशियन, संस्कृत और हर देश की सैकड़ों भाषाएं कैसे पैदा हुईं? ईका की उस नई सोच और जुड़े हुए न्यूरॉन्स ने इंसान को बचा तो लिया, लेकिन यही सफलता उनकी नई मुसीबत बन गई। हजारों साल बीत गए। ईका का वह छोटा सा कबीला अब हजारों लोगों की एक विशाल आबादी बन चुका था। अफ्रीका के संसाधन कम पड़ने लगे। एक ही नदी पर हजारों लोग। झगड़े फिर शुरू होने वाले थे। प्रकृति का इशारा साफ था, हिलो या मरो। अब इंसान को अपना पहला घर, अपना पालना यानी अफ्रीका छोड़ना था। लेकिन वे कहां जाते? उनके सामने पूरी दुनिया का नक्शा ब्लैंक पड़ा था। यह मानव इतिहास का सबसे भावुक पल था। कल्पना कीजिए उस आखिरी रात की। ये हजारों लोग एक ही आग के पास बैठे थे। ये सब एक ही भाषा बोलते थे। वैज्ञानिक इसे प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं ये वो दादा भाषा थी जिससे आज की आधी दुनिया की बोलियां निकली हैं। लेकिन अगली सुबह रास्ते अलग हो गए। एक बड़े समूह ने कहा, हम उत्तर नॉर्थ की तरफ जाएंगे जहां सफेद पहाड़ हैं। दूसरे समूह ने कहा, हम सूरज की दिशा में ईस्ट की तरफ यानी ईरान और भारत की ओर जाएंगे। वे रोए, गले मिले और अलग हो गए। उन्हें नहीं पता था कि अब वे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि अब मौसम उनकी जुबान बदलने वाला है। जो समूह उत्तर की तरफ गया, यूरोप और बर्फीले इलाकों की ओर, उसे एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ा। कड़ाके की ठंड। यहां विज्ञान चुपचाप काम करता है। जब इंसान बहुत ठंड में होता है तो वह अनजाने में अपना मुंह ज्यादा नहीं खोलता, क्योंकि मुंह खोलते ही ठंडी हवा सीधे फेफड़ों में जाती है और शरीर की गर्मी छीन लेती है। यह खतरनाक हो सकता था। तो इन लोगों ने बिना सोचे समझे अपनी बोलने की आदत बदल ली। अब वे ज्यादा बोलते थे बंद होंठों से। होंठ, दांत और जीभ उनकी आवाज मुंह के अंदर ही बनती थी। इसलिए उनकी भाषा में ऐसी आवाजें बढ़ने लगीं जो मुंह ज्यादा खोले बिना निकलती हैं। आज भी आप जर्मन, रशियन या इंग्लिश सुने तो ये आवाजें साफ सुनाई देती हैं, जैसे स्टोन, हेलो, और जर्मन भाषा में धन्यवाद को डैंक, वासर मतलब पानी, और यही नहीं, रसियन भाषा में नमस्ते को प्रियवेत और घर को डोम कहा जाता है। इन भाषाओं में शब्द मुंह के अंदर कसे हुए से निकलते हैं। यह कोई संयोग नहीं था, यह ठंड में जीने की आदत थी। अब दूसरी तरफ देखिए, जो समूह दक्षिण और पूरब की ओर आया, भारत, ईरान और आसपास के इलाकों में, यहाँ सूरज था, गर्मी थी, खुली हवा थी। यहाँ मुंह बंद रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लोग आराम से मुंह खोलकर बोल सकते थे। इन आवाजों में सांस खुलकर बाहर आती है। उदाहरण के लिए संस्कृत में आत्मा या आकाश, पूरा मुंह खोलकर बोला जाने वाला शब्द। तेलुगु में अम्मा, जिसका मतलब मां, या अन्नमू जो चावल है, स्वरों की मधुरता के साथ बंगाली में। आलो मतलब रोशनी, या भालो मतलब अच्छा, गहरी और खुली आवाज। धीरे धीरे उनकी भाषा में एक लय आ गई। इसीलिए जब आप संस्कृत या पुरानी तमिल सुनते हैं तो वह किसी गीत जैसी लगती है। यह कोई कला नहीं थी, यह मौसम का असर था। गर्मी ने उनकी जुबान को खुला रहने दिया। अब इंसान पूरी दुनिया में फैल चुका था। बर्फ में, रेगिस्तान में, जंगलों में, हर जगह अलग अलग बोलियां गूंज रही थीं। लेकिन अभी भी एक कमी थी। ये शब्द हवा में थे, बोले और गायब हो गए। इंसान के पास अपनी यादों को सुरक्षित रखने का कोई तरीका नहीं था। अब सवाल यह नहीं था कि इंसान बोल सकता है या नहीं। सवाल यह था, क्या वह अपनी कही हुई बात हमेशा के लिए बचा पाएगा? हजारों साल गुजर चुके थे। लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया की धरती पर इंसान ने पहली बार शहर बनाया। उस शहर का नाम था उरुक। यहाँ का बाजार आज के दिल्ली के चांदनी चौक या मुंबई के बाजार जैसा व्यस्त था। हर तरफ शोर था। भेड़ ले लो, तांबा ले लो, अनाज ले लो। लेकिन इस शोर के बीच एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। व्यापार इतना बढ़ गया था कि लोगों का दिमाग अब साथ नहीं दे रहा था। छोटे गांव में याद रखना आसान था कि फलाने ने मुझसे 2 बोरी अनाज उधार लिया है। लेकिन शहर में, यहां हजारों अजनबी थे। लाखों का लेन देन हो रहा था। व्यापारी डर रहे थे, अगर मैंने आज किसी को उधार दिया और 6 महीने बाद वह मुकर गया तो मैं साबित कैसे करूंगा? मेरी आवाज तो हवा में गायब हो चुकी है। इंसानी दिमाग का मेमोरी कार्ड फुल हो चुका था। हमें एक ऐसे जादू की जरूरत थी
जो हमारी बात को वक्त के साथ रिकॉर्ड कर सके। और तभी इतिहास में एक ऐसे आदमी की एंट्री होती है। यह कोई राजा नहीं था, कोई सेनापति नहीं था, यह एक साधारण मुनीम अकाउंटेंट था। इतिहास हमें एक आदमी का नाम बताता है, कुशिन। कुशिन कोई राजा नहीं था, वह मंदिर के गोदाम का एक साधारण अकाउंटेंट था। शाम हो चुकी थी। कुशिन परेशान था। उसके पास हजारों बोरियां आई थीं, लेकिन उसका हिसाब मिल नहीं रहा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। कितनी बोरियां आईं, कितनी गईं, उसी हताशा में कुशिन ने पास पड़ी गीली मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया। उसने एक लकड़ी की तीली रीड ली और उस पर अनाज का चित्र बनाने के बजाय एक निशान सिंबल बना दिया और उसके आगे गिनती के लिए लकीरें खींच दी। यह दुनिया की पहली एक्सेल शीट थी। लोग सोचते हैं कि इंसान ने सबसे पहले कविता या प्रेम पत्र लिखा होगा। जी नहीं, इंसान ने सबसे पहले हिसाब लिखा था। लेकिन शुरुआत में एक दिक्कत थी। वे सिर्फ चीजों के चित्र बना रहे थे। अगर पैर लिखना है तो पैर का चित्र बनाओ, अगर सूरज लिखना है तो गोला बनाओ। लेकिन आप प्यार, गुस्सा या जाना का चित्र कैसे बनाएंगे? भावनाओं का कोई चेहरा नहीं होता। तब इंसानी दिमाग ने एक और छलांग लगाई। देखिए कैसे। उन्होंने मुंह का चित्र बनाया और उसके पास रोटी का चित्र बनाया। जब मुंह और रोटी मिलते हैं तो क्या बनता है? खाना। फिर उन्होंने आंख का चित्र बनाया और उसके नीचे पानी की लकीरें खींची। आंख से पानी गिरना यानी रोना। यह कमाल का आइडिया था। इसे नाम दिया गया क्यूनिफॉर्म। अब मिट्टी की वो पट्टियां सिर्फ सामान की लिस्ट नहीं थी, उसे पत्र के रूप में भी व्यवहार होने लगा। ये जादुई तकनीक पूरी दुनिया में फैल गई। पश्चिम में मिस्र के राजाओं ने इसे देखा, लेकिन उन्होंने कहा, हम मिट्टी पर नहीं लिखेंगे, मिट्टी टूट जाती है। मिस्र के राजाओं को अमर होना था, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को पत्थर पर खोदा। इसे कहा गया हायरोग्लिफिक्स। उनका मानना था कि जब तक राजा का नाम पत्थर पर लिखा रहेगा, उसकी आत्मा जिंदा रहेगी। वहीं पूरब में चीन के राजाओं ने अलग रास्ता चुना। उन्हें हिसाब या अमरता नहीं चाहिए थी, उन्हें भविष्य जानना था। उन्होंने कछुए की हड्डियों पर अपने सवाल लिखे और उन्हें आग में तपाया। वहां भाषा भविष्यवाणी का जरिया बन गई। जब मेसोपोटामिया मिट्टी पर शब्दों को अमर बना रहा था, जब मिस्र पत्थरों पर हायरोग्लिफिक्स उकेर रहा था, तो सवाल उठता है, उसी समय भारत क्या कर रहा था? क्या भारत अनपढ़ था, या फिर ऐसी लिपि लिखी जिसे दुनिया आज तक पढ़ नहीं पाई? समय के पहिया घुमा और कहानी अब पहुंच चुकी है हमारे अपने घर भारत में। 5000 साल पहले जब मेसोपोटामिया और मिस्र अपनी कहानियां लिख रहे थे, तब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। हमारे पास बड़े शहर थे, ड्रेनेज सिस्टम था, और हां, हमारे पास लिपि, स्क्रिप्ट भी थी। हड़प्पा की खुदाई में जिन पर कुछ लिखा है, हजारों टैबलेट मिली हैं। इन्हें मुहरें कहते हैं। इन पर एक जानवर का चित्र होता था, जैसे एक सींग वाला बैल, और उसके ऊपर कुछ अजीब से अक्षर लिखे होते थे। ये मुहरें उस जमाने के बारकोड या आईडी कार्ड जैसी थीं। व्यापारी इसे अपने सामान पर लगाते थे ताकि पता चले कि सामान किसका है। मतलब साफ है, हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। तो फिर समस्या क्या है? हमने मिस्र की भाषा पढ़ ली, लेकिन अपने ही देश की भाषा क्यों नहीं पढ़ पाए? इसके 3 बड़े कारण हैं। कोई डिक्शनरी नहीं मिली। मिस्र की भाषा हम इसीलिए पढ़ पाए क्योंकि हमें एक पत्थर मिला जिस पर एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी। लेकिन सिंधु घाटी में हमें ऐसा कोई पत्थर नहीं मिला। हमारे पास ताला है, लेकिन चाबी नहीं है। बहुत छोटे मैसेज हड़प्पा के लोग लंबी किताबें नहीं लिखते थे। उनकी मुहरों पर औसतन सिर्फ 5 से 6 अक्षर लिखे हैं। यह ऐसा है जैसे आपको किसी अनजान भाषा का सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट पढ़ने को मिले और आपसे कहा जाए कि पूरी भाषा का व्याकरण बताओ। यह नामुमकिन जैसा है। तीसरी चीज, चित्र या अल्फाबेट। इस लिपि में करीब 400 से ज्यादा चिन्ह हैं। इनमें मछली का निशान बहुत आता है, कभी जार का निशान आता है। वैज्ञानिक उलझे हुए हैं, क्या यह आज की ABC जैसी वर्णमाला है या यह आज के इमोजी जैसा है, जहां मछली के चित्र का मतलब मछली नहीं बल्कि कोई आवाज या सितारा हो सकता है। यह रहस्य और गहरा तब हो जाता है जब हम पूछते हैं वे कौन सी भाषा बोलते थे। इस संबंध में इतिहासकारों के विभिन्न मत है। कुछ दक्षिण भारत के इतिहासकार कहती है कि यह प्राचीन तमिल, द्रविडियन जैसी भाषा है।
क्योंकि मछली के निशान को पुरानी तमिल में मीन कहते हैं, जिसका एक मतलब तारा भी होता है। अन्य इतिहासकार कहती है कि यह संस्कृत या इंडो आर्यन परिवार की भाषा है, लेकिन सच यह है 5000 साल बाद भी हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इसीलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। लेकिन असली रहस्य यह नहीं है कि हम उसे पढ़ नहीं पाए। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई और उसके बाद भारत के इतिहास में एक अजीब घटना घटी। अगले 1500 सालों तक हमें भारत में एक भी लिखी हुई किताब, पत्थर या शिलालेख नहीं मिलता। जरा सोचिए, पूरी दुनिया लिख रही थी, लेकिन भारत जो ज्ञान का केंद्र था, उसने लिखना बंद कर दिया। क्यों? क्या हमारे पूर्वज लिखना भूल गए थे? क्या वे अनपढ़ हो गए थे? जी नहीं, उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा फैसला लिया था जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, हम अपने ज्ञान को मिट्टी या पत्थर पर भरोसा करके नहीं छोड़ेंगे, हम इंसान को ही किताब बना देंगे। हमारे ऋषियों ने एक बहुत बड़ा खतरा भांप लिया था। उन्होंने देखा कि मिट्टी की पट्टियां टूट जाती हैं, पन्ने गल जाते हैं, तक्षशिला और नालंदा की लाइब्रेरियां जलाई जा सकती हैं, तो ज्ञान को अमर कैसे करें? उन्होंने एक तकनीक बनाई, श्रुति और स्मृति। इसे आसान भाषा में समझिए। यह दुनिया का पहला ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम था। गुरुकुल में गुरु अपने शिष्य को वेद का मंत्र सिखाते, लेकिन यह रटना नहीं था, यह कोडिंग थी। हर मंत्र का एक टोन था, एक पिच थी, जैसे संगीत के सुर होते हैं। पिता ने बेटे को सुनाया, बेटे ने अपने बेटे को। बिना एक शब्द लिखे हजारों साल तक लाखों मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी दिमाग से दिमाग में कॉपी पेस्ट होते रहे। इसे मौखिक परंपरा या ओरल ट्रेडिशन कहते हैं। इस सिस्टम की ताकत देखिए। मेसोपोटामिया की मिट्टी की पट्टियां टूट गईं, मिस्र के कागज गल गए, लेकिन भारत के वेद, वे आज भी वैसे के वैसे हैं। आज 3500 साल बाद भी जब कोई दक्षिण भारत का पुजारी और उत्तर भारत का पुजारी एक साथ मंत्र बोलते हैं, तो उनके उच्चारण में रत्ती भर का भी फर्क नहीं होता। ये इंसान की याददाश्त का सबसे बड़ा चमत्कार है। और यही नहीं, जब दुनिया के दूसरे हिस्से ज्ञान को मिट्टी और पत्थर पर लिखने में लगे थे, उसी समय भारत में एक और भी बड़ा प्रयोग चल रहा था। लगभग 500 ईसा पूर्व भारत में पाणिनि नाम का एक व्यक्ति भाषा के अंदर उतर चुका था। उसने शब्दों को नहीं लिखा, उसने शब्दों के नियम लिखे। उसने बताया शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बदलते हैं। यानी उसने आज से 2500 साल पहले ही भाषा की व्याकरण बना चुकी थी। उसकी रचना अष्टाध्यायी, लगभग 4000 छोटे सूत्र, इतने सटीक कि आज के कंप्यूटर वैज्ञानिक कहते हैं यह दुनिया का पहला फॉर्मल ग्रामर सिस्टम था। लेकिन समय के साथ संस्कृत बहुत कॉम्प्लेक्स और नियमों में बंध गई। यह सिर्फ विद्वानों और ब्राह्मणों की भाषा बनकर रह गई। आम आदमी जो खेत जोतता था, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसे संस्कृत समझ नहीं आती थी। ज्ञान और जनता के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। भारत को एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो भगवान की नहीं, इंसान की हो। तभी एक क्रांति हुई। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने महलों की भाषा छोड़ी और प्राकृत अपनाई। प्राकृत का मतलब है नेचुरल, वो बोली जो मिट्टी से निकली थी, जिसे आज हम पाली कहते हैं। जब बुद्ध ने पाली में बोला तो आम आदमी को लगा कि कोई अपना बोल रहा है। भाषा फिर से आजाद हो गई।